Hello students, in this video we will study about the replication. Now what is replication? Replication is the making of the copies, is called as replica. Replica means exact copies, is called as replica. So now we have to do the replication in DNA. As in the previous video I already told you that DNA has the ability to replicate, but RNA does not have the ability to replicate directly. RNA जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से फर्स्ट इट फॉर्म DNA and then only it can form RNA. But DNA can form DNA. Okay, so that is called as replication. Means from the DNA, if the exact copy of the DNA is forming, so this process is called as replication. Replication is necessary because whenever cell divide, जब भी cell divide करती है तो you know that a single mother cell having the diploid number of chromosomes divides into two daughter cell and each daughter cell will also have diploid यानी same set of chromosomes. तो जब सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आता है इसका मतलब यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज हो गया है, तो अमाउंट इंक्रीज होने के लिए यहाँ पे रेप्लिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी. नाउ जब डीएनए डबल हेलिक्स मेथड हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया एट दैट टाइम ओनली व्हेन मीन्स हु प्रपोज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, हार्शे एंड वॉटसन एंड क्रिक. Watson and Crick. Watson and Crick proposed the DNA double helix model. तो when they proposed at that time when they proposed this model, उसी टाइम उन लोगों ने एक स्टेटमेंट बोला था. क्या स्टेटमेंट बोला था? उन्होंने जो प्रपोज किया था उसमें ये कहा था कि the two strands are anti-parallel to each other. यानी one is having the 3 end, other is having the 5 end. Here it will be the 3 end and here will be the 5 end. And always there is a complementary base pairs, यानी adenine always combine with thymine और vice versa, और cytosine always combine with guanine or vice versa. Vice versa means guanine can combine with cytosine also and thymine can combine with adenine also. So what they said, they give a quote. उन्होंने एक statement दिया था और वो statement क्या था? सिंपली आई एम जस्ट टेकिंग द स्टेटमेंट एज इट इज़ कि इट इज़ नॉट एस्केप्ड, कि ये जैसे ही हमने डीएनए डबल हेलिक्स दिया तो ये हमारे उस ध्यान से ये एस्केप नहीं हुआ, ये हमारे नोटिस से एस्केप नहीं हुआ. इट इज़ नॉट एस्केप आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग मीन्स एडेनिन का थाइमिन, साइटोसिन का गुआनिन. तो वी कैन इमीडिएटली सजेस्ट, हम इमीडिएटली सजेस्ट कर सकते हैं. पॉस्युलेट यानी कि एक हाइपोथेसिस जिसको एक्सपेरिमेंटली अभी प्रूव नहीं हुआ है. तो वी कैन सजेस्ट अ पॉस्युलेट ऑफ द पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल का किस तरह से रेप्लिकेशन होगा वो हम इजीली सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है तो ऑलवेज एडेनिन विल कंबाइन विद द थाइमिन. नाउ द टू स्ट्रैंड्स, अब बेटा ये आता है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, तो हाउ दे कैन रेप्लिकेट. तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. दो इट इज़ नॉट इन आवर बुक बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ओनली फ्रॉम so that you can easily understand कि what is the difference between the two. तो suppose I am just saying कि this is the parental strand. I am just suggesting कि there are 3 modes, 3 तरह से रेप्लिकेशन हो सकता था. ऐसा जब रेप्लिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो साइंटिस्ट ने अपने दिमाग के अनुसार यानी कि अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 3 हाइपोथेसिस दी कि द 3 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर. वो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या थी बेटा? जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी उसमें ये उन्होंने कहा कि जब रेप्लिकेशन हो तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक तो पेरेंटल डीएनए एज इट इज़ आ जाए और एक ये डॉटर डीएनए एज इट इज़ आ जाए. ठीक है, कि यानी द 2 स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड, द 2 न्यू स्ट्रैंड 2 टेम्पलेट गेट सेपरेटेड, 2 न्यू स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड. न्यू स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाए और ओल्डर स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाए. तो ये इस तरह से इससे ये बन जाए. इसको कहा जाता था कंजर्वेटिव. दिस इज कॉल्ड एज
कंजर्वेटिव। ठीक है, एक कंडीशन ये थी कि ये हो सकता है कि ये वाला स्ट्रैंड कम लाइक दिस स्ट्रैंड विल कम लाइक दिस, एंड a new strand is complementary of this strand, and this new strand is the complementary of this strand. Means there are two strand, ये दो स्ट्रैंड हो गए बेटा। इनको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा कि हाफ कंजर्व है और हाफ न्यूली फॉर्म्ड है। यहाँ पे कंप्लीटली कंजर्व है और एक कंप्लीटली न्यूली फॉर्म्ड है, इसलिए इसको कंजर्वेटिव। फिर इन्होंने कहा कि द पॉसिबिलिटी इज दैट कि द पार्ट ऑफ द डीएनए, द पॉसिबिलिटी इज दैट कि द पार्ट ऑफ द डीएनए इज न्यूली फॉर्म्ड एंड पार्ट ऑफ द डीएनए इज कंजर्व्ड, यानी कि पेरेंटल रह जाए और कुछ पार्ट किसका रह जाए बेटा, न्यूली फॉर्म्ड। तो इसके अंदर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, जिसको कहा सकते हैं डिसरप्टिव। तो ये 3 टाइप्स के उन्होंने मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रपोज किए थे बिगनिंग में। यानी जब बिगनिंग कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए हम ये सोच के चलते हैं कि दीज आर द पॉसिबल मेथड और दीज आर द पॉसिबल वेज बाय हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन अकर। बट लेटर ऑन जो डीएनए रेप्लिकेशन का आया बेटा, दैट वाज कि this method is right and these method are wrong। ठीक है, ये methods नहीं है, this is the method DNA replication का। तो now we will do the semi conservative mode of replication, the semi conservative mode of replication। Now the semi conservative mode of replication में सबसे फर्स्ट who proved it experimentally, इसका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का सजेशन तो किसने दे दिया था बेटा, वॉटसन एंड क्रिक ने दे दिया था। उसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, तो इन 1958 में मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिया था। ठीक है, एंड दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। कब बेटा, इन 1958। ओके, तो व्हाट दे डिड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो सबसे फर्स्ट थिंग, जो सबसे फर्स्ट स्टेप था बेटा, द फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या लिया बेटा इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जो एनिमल लिया दैट वाज ई कोलाई। ई कोलाई इज द इश्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, इट इज द बैक्टीरिया which can be easily grown in the synthetic medium, यानी it can be cultured very easily. Now first of all they grew, उन्होंने ग्रो करी बेटा क्या, ई कोलाई, किसके अंदर, इन अ मीडियम कंटेनिंग, क्या मीडियम लिया बेटा, जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी कौन सा बेटा, N15। एज यू नो दैट नाइट्रोजन जो होता है बेटा उसके अंदर सिंपली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक होता है बेटा नाइट्रोजन N14 और एक होता है N15। ओके, N15 जो होता है दिस इज द हैवी आइसोटोप ऑफ N14। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हैवी आइसोटोप एंड द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हैवी आइसोटोप। तो उन्होंने नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप लिया बेटा, हैवी आइसोटोप। तो व्हाट इज इट, इट इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उन्होंने हैवी आइसोटोप ले लिया बेटा। ओके, उन्होंने किस पे ग्रो करा ई कोलाई को,
in a medium containing ammonium chloride with heavy nitrogen. तो बेटा आपको पता है एज नाइट्रोजन जो है एज द ओनली सोर्स, यानी केवल जो ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर मैनी जनरेशन, कई जनरेशन्स तक, फॉर मैनी जनरेशन्स। तो जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने अमोनियम क्लोराइड ही दिया, तो जितने भी ई कोलाई प्रोड्यूस हुए, रिप्रोड्यूस हुए, उन्होंने बाइनरी फिशन किया सबके डीएनए में, क्योंकि आपको पता है डीएनए कंटेन नाइट्रोजन, तो सबके डीएनए में और जितने भी उनके अंदर मॉलिक्यूल थे जो नाइट्रोजन कंपाउंड थे, उन सब में क्या इनकॉर्पोरेट हो गया बेटा, N15। यानी अब उनका डीएनए के अंदर नाइट्रोजन जो आया वो कौन सा आ गया, N14 की जगह N15। तो इससे क्या हुआ बेटा, तो नाउ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हैव N15, क्या प्रेजेंट है बेटा उनमें, N15। अब ये N15 लेके क्या फ़ायदा निकला बेटा, कि जो हैवी आइसोटोप होता है उसको अगर हमें लाइट आइसोटोप से सेपरेट करना है तो सेपरेशन कैन बी इजीली डन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से तो इसके अंदर ये होता है कि द हैवी नाइट्रोजन, क्यों लिया बेटा, बिकॉज द हैवी नाइट्रोजन कैन बी सेपरेटेड, किससे सेपरेट हो सकती है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल नाइट्रोजन बाय, किससे बेटा, नॉर्मल नाइट्रोजन इन डीएनए, जिसके अंदर डीएनए में वो जो है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, ये एग्जाम में आती ही आती है यूजुअली, कि हाउ द हैवी नाइट्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल नाइट्रोजन। तो आपको इसके आंसर देना है, द हैवी नाइट्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब कि डेंसिटी में जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पर हैवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन को, जो नॉर्मल नाइट्रोजन N14 होता है उसको हम लोग लाइट नाइट्रोजन कह सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस ऑल्सो, कि हाउ द हैवी नाइट्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लाइट नाइट्रोजन in a Michelson and Stall एक्सपेरिमेंट, कि मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में हैवी नाइट्रोजन को लाइट नाइट्रोजन से कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ व्हाट दे डिड, अब उन्होंने जब इसको सेपरेट कर लिया बेटा, तो सेपरेट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप उन लोगों ने क्या लिया बेटा, नाउ सेकेंड पॉइंट, नाउ दे ट्रांसफर्ड किसको बेटा, ई कोलाई को। कौन सी वाली ई कोलाई को बेटा, जिनके पास क्या था बेटा, हैवी नाइट्रोजन था, उस ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया। नाउ दे ट्रांसफर द ई कोलाई इनटू मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल नाइट्रोजन। ठीक है, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड जिसके अंदर होता है, विथ अ नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड, उसको मैं ट्रांसफर कर दिया बेटा, एंड टुक सैंपल एवरी आफ्टर 20 मिनट्स। हर 20 मिनट्स बाद उसमें से वो थोड़े थोड़े ई कोलाई को निकालते बेटा, उसमें से डीएनए को सेपरेट करते, और डीएनए को निकालने के बाद उनको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते इन द सीजियम क्लोराइड, और फिर फाइंड आउट करते कि इनके
अमोनिया जो नाइट्रोजन है वो कौन कौन सी नाइट्रोजन है, N14 है या N15 है। ओके, तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स के बाद में दे एक्सट्रैक्ट आउट द DNA एंड देन दे सेपरेटेड ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटीज। अब बेटा इसके अंदर उन लोगों ने जो कंक्लूड किया, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या आया बेटा, तो दैट रिजल्ट वाज क्वाइट अमेजिंग। वो रिजल्ट एकदम से डिफरेंट थे जो उन लोगों ने सोचा था। और सिंपली मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेटा, सपोज मैं दिस आई एम टेकिंग कि जब उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया था कि हैवी नाइट्रोजन में लिया था, N15 अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में लिया था, तो द कंप्लीट DNA get having the heavy nitrogen, that is N15 and N15. Okay, I'm just drawing it like this. Also you can, if you are you are free to draw in a double helical method. I'm drawing like this so that it will be easy for you to understand. Now ये DNA का डबल हेलिक्स हो गया बेटा, इनके बीच में बेस पेयरिंग हो गया सपोज। अब जब 20 मिनट्स के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स, कब 20 मिनट्स के बाद, जब उन लोगों ने, जब मिजल्सन एंड स्टॉल ने उन ई कोलाई को किस पे रखा बेटा, कल्चर कंटेनिंग N14 अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, N14 अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के कल्चर पर रखा, तो उन्होंने देखा कि द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि आपको पता है ई कोलाई रेप्लिकेट या ई कोलाई रिप्रोड्यूस एवरी आफ्टर 20 मिनट्स, हर 20 मिनट्स के बाद ई कोलाई रिप्रोड्यूस करती है। तो रिप्रोड्यूस करती है तो 11th क्लास में बेटा माइटोसिस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था द सेल डिवीज़न से पहले जो इंटरफेज होता है, इन दैट इंटरफेज ड्यूरिंग एस फेज द DNA रेप्लिकेशन अकर, means whenever the cell division is going on, before cell division replication takes place. So here also when it is divide into two, before that cell division replication will occur. Sorry. Now what they find out, they find out that when after 20 minutes when they extracted out the DNA, और DNA को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट पर जब उसको फाइंड आउट किया तो उन्हें क्या मिला बेटा, they just find out that this is 3 and this is 5, this is 5, this is 3, this is 5, it is 3, it is 3 and this is 5. Now what they find out, that one strand is newly formed. यहाँ पे मैं पिंक कलर से जो ड्रॉ कर रही हूँ वो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड्स के लिए बना रही हूँ, और जो ब्राउन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज ऑफ द ओल्डर वन. ओल्डर वन यानी कि दिस इज कंटेनिंग N15, दिस कंटेनिंग N15, बट दिस विल कंटेनिंग N14 एंड दिस विल कंटेनिंग N14. ठीक है. अब यहाँ पर इन्होंने जब डेंसिटी ग्रेडियंट से सेपरेट किया था बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो सपोज दैट इज व्हेन सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया और डेंसिटी ग्रेडियंट से ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट से जब सेपरेट करवाया तो दे फाउंड आउट दैट ऑल द हैवी नाइट्रोजन जो थी वो लोअर पोजीशन पर सेटल हुई. अब इसके अंदर इस केस में जब उन लोगों ने इसको सेपरेट करवाया सेंट्रीफ्यूगेशन और बाय डेंसिटी ग्रेडियंट इन अ सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो what they find out, they find out that there is a intermediate, यानी कि क्या मिला बेटा उनको, इंटरमीडिएट्स मिले. यहाँ पे क्या मिल रहे थे बेटा N15, यहाँ पे इनको इंटरमीडिएट मिले किसके बेटा N15 एज वेल एज N14. तो here they got the
इंटरमीडिएट आफ्टर 20 मिनट्स। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर 20 मिनट्स के बाद में नेक्स्ट 40 मिनट्स, यानी इधर से 40 मिनट्स फ्रॉम द बिगनिंग, तो इसके अंदर बेटा दिस नाउ both these strands will replicate and these two strands will also replicate. तो once it get replicate, the parental will remain as it is and here is the newly formed. मैं इसको लिखती हूँ N14, इसको लिखती हूँ N15. this strand is already comes from here N14 and this will be newly formed N14. now the same, this strand like this N14 and a newly formed will be also N14 and this strand newly formed is N14 and the parental will have N15. यानी even after second generation the parental, the beginning of the strands will remain conserved. ये strands अभी भी present है, लेकिन अब बेटा क्या है, जब अब डेंसिटी ग्रेडियंट से इसको सेपरेट करा गया तो what they found, अब उनको मिला कि the two strands are having hybrid. तो दो strands बेटा हाइब्रिड के हैं, तो हम दो strands हाइब्रिड के बनाते हैं. ठीक है, दो स्ट्रैंड्स मैंने किसके बना दिए, हाइब्रिड के बना दिए. मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ N14 N15 एंड टू स्ट्रैंड्स आर ऑफ लाइट. दो स्ट्रैंड्स किसके हो गए बेटा, लाइट के, दैट इज N14 N14. तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट से सेपरेट करके दे जस्ट फाइंड आउट. तो उन्होंने कहा कि एवरी टाइम वेन एवर देर इज अ रेप्लीकेशन टेक्स प्लेस, जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है, एवरी टाइम बोथ द स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट. टेम्पलेट मतलब जो अपनी कॉपी बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएंगे. बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट एंड वन स्ट्रैंड्स विल न्यूली फॉर्म्ड एंड द वन स्ट्रैंड विल रिमेन कंजर्व्ड एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड. तो हर बार जब भी रेप्लिकेशन होगा, अब ये यहाँ पे भी बेटा ये वाला स्ट्रैंड पेरेंटल है, एज इट इज कंजर्व रहा है एंड दिस इज न्यूली फॉर्म. हियर ऑल्सो दिस इज पेरेंटल एंड दिस इज न्यूली फॉर्म. हियर इट इज पेरेंटल एंड दिस इज न्यूली फॉर्म. तो बाय दिस दे फाइंड आउट. अब इसमें यह भी हो सकता है कि आफ्टर 60 मिनट्स उनको कितने मिलते बेटा, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लाइट हमको मिलते हैं 50% लाइट और 50% ही हमें क्या मिले बेटा, इंटरमीडिएट. अगर हम ये कहते हैं कि आफ्टर 60 मिनट्स, यानी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के 60 मिनट्स के बाद, तो 60 मिनट्स के बाद आपको क्या मिलता बेटा, ये पेरेंटल N15 और उसके बाद में N14 इसका बेटा, N14 इसके, N14 this, N14 this, N14 this is also N14 this also, N14 and the last one is N14 and N15. यानी how many are there, 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ 8 2 क्या निकले बेटा, हाइब्रिड. ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 6 क्या मिले बेटा, दैट इज लाइट. ठीक है, तो 2, तो हियर 2 हाइब्रिड एंड 6 लाइट. तो अगर अपन इसका परसेंटेज निकालें कि हाइब्रिड कितने, यहाँ पे हाइब्रिड और इंटरमीडिएट कितने थे बेटा, 50% लाइट थे और 50% इंटरमीडिएट थे. अब केवल 2 इंटरमीडिएट आ रहे हैं और बाकी 6 लाइट आ रहे हैं. तो सिंपली अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, कितने आ रहे हैं इंटरमीडिएट
तो 2 है बेटा, आउट ऑफ कितने हैं टोटल 8 इंटू 100, तो 2 1 2, 2 4 8, 25। तो हम ये कहेंगे इंटरमीडिएट कितने आए बेटा 25%, और लाइट कितने आए बेटा रिमेनिंग 75%। 6 इंटू 100 अपॉन 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 25 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, light 75%. But this proves that every time, even after generation, the parental strand will remain conserved. केवल half strand will remain conserved. So this is called as semi-conservative mode of replication, which was given by Michelson and Stoll. अब बेटा इसमें एक और क्वेश्चन जो होता है, जो नीट में भी आ जाता है कभी कभी, और कई बार एग्ज़ाम में भी आ जाता है अपने स्कूल एग्जामिनेशन में, वो क्या है बेटा। तो ये तो मिचेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था। नाउ आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हेयर, उसको मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ कि द सेम एक्सपेरिमेंट इन द सेम ईयर, यानी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का ही सेम एक्सपेरिमेंट इन 1958 ओनली, मिचेल्सन एंड स्टॉल ने भी 1958 में करा। तो 1958 में ही सेम एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय टेलर एंड कोलिग्स। टेलर और उसके जो कोलिग्स थे, टेलर और उनके जो कोलिग्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। लेकिन उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने करा था वीसिया फेबा, वीसिया फेबा ये नाम है बेटा, इसको कहा जाता है फेबा बीन्स। तो वीसिया फेबा यानी फेबा बीन्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उन लोगों ने जो लिए थे बेटा, वो क्या लिया था, दे टुक रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। किसने बेटा, टेलर। कई बार टेलर एट ऑल लिखा हुआ आता है बेटा, टेलर एट ऑल। टेलर एट ऑल मतलब टेलर एंड इट्स कोलिग्स, हिज कोलिग्स। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था बेटा, वीसिया फेबा पे किया था, फेबा बीन्स पर। और उन्होंने नाइट्रोजन का, हैवी नाइट्रोजन लेने की बजाय क्या लिया था बेटा, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था। और उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। Now, from this topic, how many questions can come? The first question, जो सबसे simplest है, कि who proposed the semi-conservative mode of replication? तो the answer will be Michelson and Stoll. Second question होता है बेटा कि which organism they took for that experiment? Answer will be E. coli. Third, कि E. coli के लिए उन लोगों ने सेपरेशन की सेमी कंजर्वेटिव मोड है, उसके लिए क्या यूज़ किया, तो दे टुक हैवी नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन यानी कि इट इज़ N15। N15 इज़ द हैवी आइसोटोप ऑफ N14। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हाट दे ऑब्जर्व। तो दे ऑब्जर्व दैट ऑल द स्ट्रैंड्स 20 मिनट्स के बाद में द स्ट्रैंड्स जो डीएनए है वो इंटरमीडिएट है, यानी 50% हर स्ट्रैंड में हाफ पार्ट N15 है बेटा एंड हाफ पार्ट इज द N14। वन मोर क्वेश्चन कैन कम कि हाउ द हैवी आइसोटोप कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लाइट आइसोटोप, कि हैवी आइसोटोप को लाइट आइसोटोप से सेपरेट कैसे किया जाता है। तो ये इसका आंसर रहेगा that heavy isotope can be separated from the light isotope by the centrifugation in cesium chloride density gradient। आपको ये वर्ड डालने ही है, सेंट्रीफ्यूगेशन किसके अंदर, इन cesium chloride, और सेपरेट कैसे कर रहे हैं, बाय डेंसिटी ग्रेडियंट। एंड इफ द कंप्लीट
एक्सपेरिमेंट आता है कि explain the experiment performed by the Michelson and Stoll या explain the semi-conservative mode of replication, then you have to explain these all by making this drawing diagram also and by using this density gradient. यानी जो हम कर रहे हैं बेटा centrifugation इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है और कितनी परसेंटेज इसकी बनी. तो दिस क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम. Thank you.